हेलो एवरीवन, पावर सीरीज टॉपिक में अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी एंड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। लेट ए एन जेड रेज टू पावर एन बी अ पावर सीरीज। ये हमने पावर सीरीज ले ली। तो कोशी-हडमार्स थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि हर एक पावर सीरीज से एसोसिएटेड एक रियल नंबर 1/r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मोड ए एन पावर 1/n इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि मोड z लेस देन r के लिए सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है और मोड z ग्रेटर देन r के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, ये हमने कोशी-हडमार्स थ्योरम में पढ़ा था। इस सिचुएशन में तो सीरीज कैसी है? सीरीज इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, और इस सिचुएशन में सीरीज है डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे हियर मोड z इक्वल r, ये जो सर्कल बन गया ओरिजिन को सेंटर मान के कैपिटल R रेडियस का, इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज के लिए ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, अगर पावर सीरीज यहाँ z माइनस ए पावर n वाली है तो ये जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है ये भी मोड z माइनस ए इक्वल r हो जाएगा, यानी कि a जो नंबर है उसको सेंटर मान के कैपिटल R रेडियस का सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये मैं वापस लिख देती हूँ। हियर फॉर मोड z लेस देन r, यानी कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर सीरीज जो है ए एन जेड रेज टू पावर n इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, और हमने ये रिजल्ट भी लिखा था, एंड फॉर मोड z ग्रेटर देन r सीरीज जो है इज डाइवर्जेंट। ठीक है, और कोशी-हडमार्स थ्योरम से हम मोड z बराबर r मतलब बाउंड्री पे क्या होगा ऐसा डिस्कशन नहीं करते। तो अगर हमें बाउंड्री पे नेचर चेक करना है तो हम यहाँ पे मोड लगाएंगे, यहाँ पे मोड लगाएंगे। तो देखो मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे अगर हम मोड लगाएंगे तो ये जो है ये मोड ए एन और मोड z की पावर n बन जाएगा। तो मोड z की जगह हम r रख देंगे, क्योंकि बाउंड्री पे बात कर रहे हैं ना हम, मोड z बराबर r पे क्या होगा ये बात कर रहे हैं। तो अब ये जो पावर सीरीज है ये हमारी नॉर्मल जो रियल नंबर्स की सीरीज होती है वो बन गई। तो सीरीज को हम चेक कर लेंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि सीरीज कैसी है। तो मोड z बराबर r पे हमें अलग से देखना होगा, वो कोशी-हडमार्स थ्योरम से हमें नहीं पता चलेगा कि उस पर सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हमें अलग से मोड z बराबर r पुट करके देखना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। ओके, अब एक और चीज जो रियल एनालिसिस में पढ़ी हुई है हमने, वो है कोशीज थ्योरम्स थी सीक्वेंस के लिए। तो कोशी की फर्स्ट एंड सेकंड दो थ्योरम्स थी, तो कोशी की सेकंड थ्योरम के रेफरेंस से मैं रिजल्ट लिख रही हूँ। बाय कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन सीक्वेंस के लिए जो कोशी की सेकंड थ्योरम थी उससे हम ये कहते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ए एन पावर 1/n बराबर होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ए एन प्लस 1/an के। ठीक है, तो 1/r बराबर हमने ये लिखा है, तो ये बराबर इसके होता है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के दो मेथड हो गए। तो क्वेश्चन के हिसाब से जहां ये इजीली एप्लीकेबल होगा वहां ये लगा करके हम 1/r एंड फिर r की वैल्यू निकाल लेंगे, और जहां ये इजीली एप्लीकेबल होगा वहां ये यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो अब हम इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हम कुछ पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे, और ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज है 1/r की वैल्यू के लिए और r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है। तो जो भी एप्लीकेबल होगा वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इजीली एप्लीकेबल। तो इस पावर सीरीज में हियर ए एन
ए एन जो है वो है 1/n की पावर n। तो जब ए एन इस टाइप का है पावर n की फॉर्म में, तो हम ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। तो 1/r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ए एन पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n पावर 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n ये बचेगा। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो 1/r इक्वल 0 आ रहा है, यानी कि r इक्वल इन्फिनिटी इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इस पावर सीरीज के लिए r इक्वल्स टू इन्फिनिटी जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो सेकंड एग्जांपल ये वाला लिया है हमने। इस पावर सीरीज के लिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ए एन ये बन रहा है n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि an+1/an वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा इजीली एप्लीकेबल होगा। तो 1/r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an+1/an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 ये बनेगा n+1 फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन 2n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1/an है तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा लिख देंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, मोड है ये। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n का स्क्वायर और n फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट। और इसे 2n+2 2n+1 2n फैक्टोरियल, ये है 2n फैक्टोरियल और ये है n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। हमें लिमिट लेनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम जिस भी फंक्शन पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं उसे 1/n की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, यहाँ पर भी इन दोनों टर्म्स में से हम n कॉमन लेंगे, यानी कि 2n कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये तो होगा 1+1/n और ये होगा 1+1/2n। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। जैसे ही हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 1+0 ये 1+0, तो 1/4 बचेगा और 1/4 का मोड यानी कि 1/4। तो 1/r इक्वल आ रहा है 1/4, यानी कि r इक्वल आया 4 इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनेगी। ये थर्ड एग्जांपल है। यहाँ पे ए एन क्या है 1/2n+1। तो यहाँ भी an+1/an वाला तरीका ज़्यादा सही रहेगा। तो 1/r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an+1/an। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 ये बनेगा 1/2n+1 और ये हो जाएगा 2n+1/1। ठीक है, हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी है। तो देखो 2n, इस पे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा और अपोन में भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे, इसको 2n को कॉमन ले लेते हैं। तो 1+1/2n। अभी यहाँ पे जब हम 2n को इन्फिनिटी लेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 1+1/2n+1। ठीक है, ये कैंसिल होके 1/2 बच गया। अब हम लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 1/0, ये भी 1/0। तो हमारे पास 1/2 आंसर आ रहा है, यानी कि r इक्वल टू इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो अब एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का रीजन फाइंड आउट करना है। देखो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस नहीं लिखा है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिखा है। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए तो क्या होता, हम r निकाल लेते, जैसे यही ऊपर वाला क्वेश्चन ये है। तो r इक्वल टू इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो मोड z लेस देन r यानी कि लेस देन 2, ये हो जाएगा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस।
लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में हमें मोड z बराबर 2 रख के भी चेक करना पड़ेगा कि इस पे कन्वर्जेंट है या नहीं, क्योंकि मोड z ग्रेटर देन 2 के लिए डाइवर्जेंट होगा, ये पता है हमें, पर मोड z बराबर 2 पे कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में वो पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी ना कि इस पे कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट तो करनी है, वहां तक तो तरीका सेम रहेगा, लेकिन मोड z बराबर r वाली केस को भी हमें चेक करना है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, समेशन z प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का क्यूब 4 इज टू पावर n। तो यहाँ देखो, यहाँ पे z प्लस 2 की पावर n माइनस 1 है, तो ये n माइनस 1 है, तो यहाँ पे समेशन जो है वो 1 से शुरू हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर अगर कुछ टर्म प्लस हो जाए माइनस हो जाए तो उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे, तो इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम मोड z प्लस 2 की पावर n की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और ये पावर सीरीज जो है वो z माइनस a टाइप की है। ठीक है, तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस लिखते टाइम हम मोड z प्लस 2 बराबर r लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हियर an है 1 अपॉन n प्लस 1 का क्यूब 4 पावर n। तो यहाँ पे भी वही an प्लस 1 अपॉन an वाला फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 1 अपॉन r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an प्लस 1 अपॉन an। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये बनेगा n प्लस 1 का क्यूब 4 पावर n अपॉन n प्लस 2 का क्यूब और 4 की पावर n प्लस 1। ये कैंसिल होके 4 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों में हम n कॉमन लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब कॉमन आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n का क्यूब। यहाँ 4 n क्यूब कॉमन आएगा 1 प्लस 2 अपॉन n का क्यूब। तो ये n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 1 प्लस 0, ये भी 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ये 1/4 बचेगा। तो 1/4 1 बाय r की वैल्यू है, यानी कि r इक्वल 4 है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 4। ओके, हियर r इक्वल 4 इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोड z लेस देन 4 है, 4 इस रीजन के लिए जो पावर सीरीज है z प्लस 2 सॉरी मोड z नहीं, मोड z प्लस 2 लेस देन 4, क्योंकि पावर सीरीज हमारी z पावर n वाली नहीं थी ना। तो मोड z प्लस 2 लेस देन 4 के लिए तो पावर सीरीज n प्लस 1 क्यूब 4 पावर n इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर मोड z प्लस 2 ग्रेटर देन 4 है तो जो पावर सीरीज है मैं ऐसे लिख रही हूं, z प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इज डाइवर्जेंट। बट हमें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, तो हमें मोड z प्लस 2 बराबर 4 होगा तब क्या होगा वो भी देख के बताना पड़ेगा। तो एट मोड z प्लस 2 इक्वल 4, जब ये बराबर 4 हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखो, जो हमारी पावर सीरीज है अगर हम उस पे मोड लगा लें n प्लस 1 का क्यूब 4 पावर n, इसे हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी मोड z प्लस 2 पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 क्यूब 4 पावर n। क्योंकि हमें मोड z प्लस 2 बराबर 4 पे चेक करना है तो हमें मोड तो लगाना पड़ेगा। अभी मोड z प्लस 2 बराबर 4 है, तो ये बन जाएगा n टेकिंग वैल्यूज 1 टू इन्फिनिटी 4 पावर n प्लस 1 का क्यूब 4 पावर n। तो 4 पावर n से 4 पावर n कैंसिल हो गया, तो सीरीज जो है वो आ गई 1 अपॉन n प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये फंक्शंस की सीरीज नहीं है, पावर सीरीज नहीं, ये नॉर्मल सीरीज है, तो हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी होगी, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो क्योंकि अभी जो हमारी नॉर्मल इनफाइनाइट सीरीज है वो बन गई है, तो उसमें हम इनफाइनाइट सीरीज की जो टेस्ट है वो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हियर 1 अपॉन n प्लस 1 का जो क्यूब है, इससे हमें पता है 1 अपॉन n क्यूब ग्रेटर होगा, राइट।
तो जो ये वाली पावर सीरीज है इससे 1/n³ वाली पावर सीरीज बड़ी होगी, और ये वाली जो पावर सीरीज नहीं, सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, इस इनफाइनाइट सीरीज से ये वाली इनफाइनाइट सीरीज समीशन 1/n³ बड़ी होगी। ठीक है, और ये हमारी हाइपर हार्मोनिक सीरीज बनती है। सीरीज एंड सीरीज 1/n³ इज कन्वर्जेंट एज 3 ग्रेटर देन 1 है। देखो मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ, ये 1/n पावर p हाइपर हार्मोनिक सीरीज ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है और p लेस देन इक्वल 1 के लिए डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ n की पावर 3 है और 3 ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो जब ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, बड़ी वाली सीरीज, तो कंपैरिजन टेस्ट से छोटी वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, comparison test, series 1/n+1³ is convergent। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी कि जो हमारी पावर सीरीज थी, हमें जो गिवन थी, वो मोड z+2 = 4 के लिए कन्वर्जेंट है। तो अभी तक हमें ये तो पता चल ही गया था कि जब मोड z+2 लेस देन 4 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अब हमें ये भी पता चल गया कि मोड z+2 = 4 है तो भी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमसे पूछा था वो क्या हो जाएगा, मोड z+2 लेस देन इक्वल 4। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ पावर सीरीज के लिए। देखो ये हमारी पावर सीरीज थी, इसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, मोड z+2 लेस देन इक्वल 4, क्योंकि मोड z+2 = 4 के लिए भी सीरीज कन्वर्जेंट है एंड मोड z+2 लेस देन 4 के लिए भी सीरीज कन्वर्जेंट है। इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं जब हमसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफरेंट। अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है तो हमें ये मोड z+2 = 4 रख के चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इज मोड z = r। ओके, तो मोड z+2 = 4 हमारा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाता। ठीक है, लेकिन जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मोड z+2 = 4 पे सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो अभी अगर यहाँ पे बराबर पे कन्वर्जेंट नहीं आती तो लेस देन 4 होता रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो सीरीज है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n² अपॉन आयोटा प्लस 1 की पावर n और z² प्लस 1 की पावर n। तो पावर सीरीज जो होती है ना उसमें z² इस तरह की टर्म्स नहीं होती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट z² इक्वल जाई, z² को हमने कोई और वेरिएबल असाइन कर दिया जाई। तो अब जो हमारी पावर सीरीज है वो बन जाएगी n² अपॉन आयोटा प्लस 1 की पावर n जाई प्लस 1 की पावर n। ठीक है, तो अब ये जाई इक्वल -1 के अराउंड पावर सीरीज है। तो अब हमें इस पावर सीरीज के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए पहले तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हियर an है n² अपॉन आयोटा प्लस 1 की पावर n। ठीक है, इसको देखकर भी वही लग रहा है कि an प्लस 1 अपॉन an वाला जो तरीका है वही ज़्यादा ईजी होगा। तो 1/r इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an प्लस 1 अपॉन an। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन आयोटा प्लस 1 की पावर n, और ये होगा आयोटा प्लस 1 की n प्लस 1 पावर n अपॉन n का स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके आयोटा प्लस 1 बचा। इन दोनों में मतलब यहाँ पे हम n कॉमन ले लेंगे तो ऑलरेडी n² ही है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन लेंगे तो n² आएगा कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर, n² आयोटा प्लस 1। तो यहाँ n² से n² कैंसिल हो गया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये हमारे पास बन रहा है 1 अपॉन मोड आयोटा प्लस 1। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड यानी कि ये होगा 1 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 1 है और इमेजनरी पार्ट भी 1 है, आयोटा का मल्टीपल, तो 1/√2।
ये 1/r इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे r इक्वल क्या आ जाएगा, √2। तो अभी हमें ये पता चल गया कि जो पावर सीरीज है, पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर मोड xi+1 लेस देन √2, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट फॉर मोड xi+1 ग्रेटर देन √2। अभी xi+1 का मॉड्यूलस √2 के बराबर है तो क्या होगा वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम फिर अलग से चेक करेंगे। मोड xi+1 बराबर √2 अगर है तो जो हमारी पावर सीरीज है n टेकिंग वैल्यू 0 to infinity n² आयोटा प्लस 1 की पावर n xi+1 की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं समेशन n², इस पे तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मोड आयोटा प्लस 1 की पावर n और मोड xi+1 की पावर n, ठीक है। तो मोड xi+1 को हमें √2 रखना है, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, और मोड आयोटा प्लस 1 जो है वो भी √2 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास समेशन n² √2 की पावर n अपॉन √2 की पावर n। तो ये √2 की पावर n से √2 की पावर n कैंसिल हो गया, तो सीरीज बन रही है n², ठीक है। और ये वाली सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट होती है, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि इसकी टर्म्स जो है वो 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, तो सॉरी 2 रखेंगे तो 4, फिर 3 रखेंगे तो 9, तो ये टर्म्स जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, तो ये और इंक्रीज होते जा रही है और बाउंडेड नहीं है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। मैं इसे लिख देती हूँ, हियर सीरीज n² इज डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पावर सीरीज दे रखी थी, हेंस फॉर जो पावर सीरीज थी हमारी, पावर सीरीज n² आयोटा प्लस 1 की पावर n xi+1 की पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर मोड xi+1 लेस देन √2। लेस देन √2 के लिए कन्वर्जेंट है, बराबर √2 पे सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। तो अभी हम जाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज सीरीज n² अपॉन आयोटा प्लस 1 की पावर n z² + 1 पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर मोड z² + 1 लेस देन √2। ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इस पावर सीरीज के लिए। तो ये पावर सीरीज के लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब इस पावर सीरीज टॉपिक में एक थ्योरम बची है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।